और यूपी के बुलंदशहर में दो युवकों की लड़ाई में एक युवक को गटर में गिरा दिया और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। बाद में दूसरे लोगों ने युवक को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। देखिए, ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देख सकते हैं कि एक युवक को 4 लड़के घेर कर खड़े हैं। आपस में बहस हो रही है। 3 लड़के गटर का ढक्कन खोल देते हैं। तभी पीली रंग की टी शर्ट वाला शख्स काली शर्ट वाले लड़के को गटर में गिराने के चक्कर में खुद गटर में गिर जाता है और जैसे ही गटर में गिरता है उसे निकालने की जगह काली शर्ट वाला लड़का ऊपर से गटर का ढक्कन बंद कर देता है। ये काले वाले ने फेंका, ये काला वाला देखो, काला वाला ये इधर से मारा है, इस मारा है ना। जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ लग जाती है और मोहल्ले के दूसरे लोग उस युवक को गटर से निकालते हैं और इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। आपको बता दें कि जिस युवक को गटर में गिराया गया उसका नाम जितिन है, जिसका अपने ही मोहल्ले में कुछ युवकों के साथ विवाद चल रहा था। बाद में जितिन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और यूपी की बस्ती में दबंगों का फिल्मी स्टाइल में धमकाने का वीडियो भी सामने आया है। अपने साथियों के साथ एक घर के बाहर दबंग जमकर तांडव मचा रहा था और साथ ही ये पूरा मामला जो है वो कैमरे में जाकर कैद हो गया। देखिए, एक हाथ में कट्टा तो दूसरे हाथ में डंडा और साथ में दबंगों की फौज। तस्वीरें किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रही हैं। दबंग युवक काफी देर तक एक घर के बाहर तांडव मचाते रहे, गाली गलौज करते रहे, जैसे किसी को पा जाएं तो जान से ही मार देंगे। दबंगई दिखाने वाला युवक, जिसका नाम गोविंद बताया जा रहा है, जो घर के बाहर लोगों को ललकारते दिखाई दे रहा है। ये मामला बस्ती के वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव का है, जहां शीशम के पेड़ का विवाद धमकी धमकाने पर आ गया। वीडियो में दिखने वाले दबंग युवकों पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने थाने में दबंगों के खिलाफ शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और देखिए, हर महीने की पहली तारीख को सरकार कई नियमों में बदलाव करती है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है और उनके पॉकेट पर पड़ता है। अगस्त महीने में भी कई तरह के फाइनेंशियल बदलाव किए गए हैं, जो कि आपके रोजमर्रा के खर्च से लेकर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर भी असर डाल सकता है। चलिए जानते हैं ये बदलाव क्या है। तो सबसे पहले बात, आज से डिजिटल पेमेंट को और बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई से जुड़े कई नए नियम लागू किए हैं। साथ ही इससे अब गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम यूजर्स अब दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकते हैं। एक दिन में 25 बार ही अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकेंगे। इसके अलावा ऑटो पे ट्रांजैक्शन का समय भी अब बदला गया है। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर यानी कि आज से ही टैरिफ लगाने की घोषणा की है। साथ ही भारत पर 25% टैरिफ लगाने के साथ ही जुर्माना वसूलने की भी बात कही है। लगातार इस तरीके की खबरें हैं और बदलाव क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राहत दी है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 33 रुपए 50 पैसे घटा दी गई है। साथ ही आरबीआई ने कॉल मनी यानी कि मार्केट रेपो और ट्राई पार्टी रेपो बाजारों के कारोबारी घंटों में विस्तार की घोषणा की। नया समय अब सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होगा। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 4 से 6 अगस्त तक निर्धारित की गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी, जिनमें रेपो दर में बदलाव भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो होम या कार लोन की ईएमआई सस्ती हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें, लगातार इस तरह की खबरें हैं जिसको लेकर के आज से देखा जा रहा है कि कई सारे बदलाव किए जाएंगे। और अगली खबर न्यूज़ 7 में दिल्ली से। दिल्ली के वसंत कुंज में उस वक्त बड़ा हादसा देखने को मिला जब खेलते खेलते एक बच्चा खुले हुए सीवर में जा गिरा। कल से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बच्चा अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। देखिए, बताया जा रहा है कि बारिश के बीच 2 बच्चे अपने घर जा रहे थे, तभी वो इस खुले हुए सीवर में जा गिरे, जिनमें से एक बच्चा तो निकल गया, लेकिन एक बच्चा इसी सीवर में बह गया। ये घटना करीब दोपहर 1 बजे की है। जैसे ही बच्चा गिरा, इसकी खबर पुलिस को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी बच्चे का कुछ पता नहीं चला। ये वही जगह है जहां पर ये जो घटना है पूरी होती है। फिलहाल इस जगह को जेसीबी की मशीन के सहारे
यहाँ पर मिट्टी थी उसे हटाया गया है, इस पूरी जगह को खोद दिया गया है। जिस जगह ये घटना हुई वो बसंत कुंज के रजकोरी गांव का शिव मंदिर के पास का इलाका है, जहां सीवर खुला हुआ था। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इस गांव में कम से कम 50 जगह नालियां खुली हुई हैं, जिनमें स्लैब नहीं है, कुछ नहीं है। रोज कोई बच्चा गिरता है। लोगों की शिकायत है कि एमसीडी सीवर तो खोल देता है, लेकिन उन्हें बंद करना भूल जाता है, जिसकी वजह से आए दिन ऐसे हादसे होते हैं। तो ये तो दिल्ली के वसंत कुंज की कहानी थी, लेकिन आगे हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। हिमाचल के मंडी में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब एक बस खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने बस में सवार लोगों को बचाने में मदद की, लेकिन एक महिला की मौत हो गई। देखिए तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गहरी खाई में बस गिरी है। लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। जैसे ही बस खाई में गिरी, चीख पुकार मच गई, जिसे सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए आ गए और तुरंत ही लोगों को बस से बाहर निकाला गया। लेकिन बस इतनी ऊपर से गिरी थी कि लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसमें ड्राइवर कंडक्टर को मिला के 10 लोग थे। उसमें से सभी को हमने हॉस्पिटल टाइमली पहुंचा दिया था। उसमें से अनफॉर्चुनेटली एक लेडी निर्मला देवी, उसकी डेथ हो गई है। ये हादसा मंडी के टूना गांव के पास हुआ, जहां ड्राइवर की लापरवाही से बस गहरी खाई में जा गिरी। बाद में बस में सवार यात्रियों की शिकायत पर बस ड्राइवर प्रकाश के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि ड्राइवर भी बुरी तरह घायल है। और हरियाणा के करनाल में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक कार नहर में जा गिरी, जिससे कार में सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति लापता हो गया। देखिए इस कार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर हुआ होगा। यह हादसा करनाल के पश्चिमी यमुना नहर में हुआ। बताया जा रहा है पति पत्नी सवार कार नहर में फिसलकर गिर गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया, जिसमें बेसुध अवस्था में महिला निकली, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। दो के बारे में जानकारी के बारे में बता रहे हैं कि भाई एक महिलानी थी और एक महिला, जो दो थे, पत्नी के बारे में बताया जा रहा है। हादसे के बाद लापता व्यक्ति की तलाश की जा रही है। पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। देखिए राजनीतिक दल राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए एक बड़ी तस्वीर यूपी के भदोही से सामने आई। समाजवादी पार्टी की एक महिला नेता ने सरकारी स्कूल में पीडीए की पाठशाला लगा दी, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो एक्शन होने में भी देर नहीं लगी। देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं फुल नारेबाजी चल रही है। स्कूल की दीवार पर पीडीए की पाठशाला वाले पोस्टर भी लगे हैं। सोचिए, ये सरकारी स्कूल है जहां छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, जिन्हें राजनीति का रा तक नहीं समझ आता, लेकिन उन बच्चों को ढाल बनाकर समाजवादी पार्टी की ये महिला नेता अपना पीडीए का एजेंडा चला रही है और सरकार के खिलाफ बच्चों से नारेबाजी करा रही है। तुम संघर्ष करो, अभी ये लड़ाई है। लेकिन जब स्कूल में पीडीए की पाठशाला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जिलाधिकारी ने एक्शन लेने में देर नहीं लगाई। मैं समझता हूं कि बच्चों का जो कि बहुत ही कोमल मन के होते हैं, उनको उनका इस प्रकार से राजनीतिक रूप से उपयोग करना जो उचित नहीं है और इसका संज्ञान तत्काल लिया गया। बताया जा रहा है कि स्कूल के बच्चों को कॉपी, किताब और चॉकलेट का लालच देकर इकट्ठा किया गया था, लेकिन अब बच्चों को राजनीतिक इस्तेमाल करने को लेकर और स्कूल के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर समाजवादी पार्टी के नेत्री पर मुकदमा हो गया है। और देखिए समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के नाम पर आवंटित की गई कोठी को मुरादाबाद के डीएम अनुज कुमार ने रद्द कर दिया। देखिए क्या कुछ हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस कोठी का आवंटन रद्द किया है उसकी बाजार में करोड़ों की कीमत है, लेकिन किराया केवल 250 रुपए है, जिसे 31 साल पहले सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के नाम पर आवंटित किया गया था। जब ये आवंटन हुआ था तब मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री भी थे। ये कोठी करीब 1000 वर्ग मीटर में फैली है। मौजूदा वक्त में यहाँ समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, लेकिन जल्दी ही ये कार्यालय बंद होने वाला है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी को 30 दिन के भीतर इस कोठी को खाली करना होगा। दरअसल
मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से नामांतरण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो मुरादाबाद के डीएम ने इसका आवंटन रद्द कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस कोठी के अंदर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, नरेश उत्तम पटेल, रामगोपाल यादव के अलावा पूर्व पीएम चरण सिंह और चंद्रशेखर की तस्वीरें लगी हैं। लेकिन अब समाजवादी पार्टी को ये कोठी 1 महीने के अंदर खाली करनी होगी। और हरियाणा के हिसार में 2 सगे भाई श्रवण कुमार बनकर अपने ही बुजुर्ग माता पिता को कंधे पर कावड़ में बिठाकर यात्रा पर निकले। देखिए एक तस्वीर। कावड़ की एक पालकी में मां है और दूसरी में पिता, और कंधे पर लेकर चल रहे वो दोनों बेटे हैं जिन्हें लोग कलयुग के श्रवण कुमार बता रहे हैं, जो अपने माता पिता को हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगा स्नान कराकर हरियाणा के हिसार के लिए निकले हैं। पहले 100% ध्यान फोन में रहता था, 10% थोड़ा सा फोन से ध्यान निकाला तो घर वाले याद आ गए, तो घर वालों को लेकर तीर्थ कराने आ गए। ये दोनों बेटे अपने माता पिता को लेकर 13 जुलाई को हरिद्वार से निकले थे। 18 दिन बाद इनका पड़ाव यूपी के शामली पहुंच चुका है। इनकी मदद के लिए इनके परिवार के दूसरे लोग भी इनके साथ हैं, लेकिन जिस तरह से अपने बुजुर्ग माता पिता को इन दोनों भाइयों ने कांवड़ यात्रा कराई, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, क्योंकि आज के आधुनिक दौर में जहां रिश्तों में व्यस्तता और दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वहां इस तरह की मिसाल समाज को नई दिशा दे रही है। इन बेटों को देखकर राह चलते लोग भी इन्हें नमन कर रहे हैं। और न्यूज़ 8/7 में अगली खबर असम से है। इस वक्त आसमानी आफत से जितने शहर जूझ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो गुवाहाटी का है, जहां इतनी बारिश हुई है कि सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया है। और ये तस्वीर सिर्फ आज की नहीं, आपको बता दें साल दर साल गुवाहाटी में इसी तरीके से तस्वीर सामने आती है। देखिए। और टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर बारिश के ठीक बाद की है, जिसे बारिश के साइड इफेक्ट के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि सड़कों पर इतना पानी है कि गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। कई जगहों तो इतना पानी भर गया कि लोगों को निकलना मुश्किल हो गया। दरअसल इस वक्त सभी नदी नाले उफान पर है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं लोगों से अपील की जा रही है कि जरूरत ना हो तो घरों से ना निकले, लेकिन रोजमर्रा की जरूरत के आगे लोग इस पानी में भी निकलने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि अमेरिका अब टैरिफ से जुड़ी हम आपको बता दें आज से ये टैरिफ लागू होगा। 25% अमेरिकी टैरिफ आज से लागू होने वाला है। भारतीय उत्पादों पर तकरीबन 25% का ये टैरिफ लगेगा। ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन सहित कई उत्पादों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। जानकार बताते हैं कि इसका प्रभाव भारत पर व्यापक रूप से होगा, लेकिन जो खबर है इस वक्त की वो भारत के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि अमेरिका ने 25% टैरिफ का ऐलान किया था। उसने कहा था कि हम भारत पर 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं और आज से ये टैरिफ जो है वो प्रभावी हो जाएगा। आज से ये टैरिफ लागू हो जाएगा। टैरिफ की मियाद 25% है, आप याद रखिएगा 25% है। भारतीय उत्पाद पर यह टैरिफ 25% के आसपास लगेगा, जिसमें खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर स्मार्टफोन सहित कई उत्पाद होंगे, जिनकी चर्चा हम आगे भी विस्तार से आपके साथ करेंगे। लेकिन फिलहाल ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन सहित कई उत्पाद होंगे, उसके ऊपर इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। और देखिए अन्य देशों पर भी ट्रंप ने टैरिफ तो लगाया है। देखते हैं कहां कहां कितना टैरिफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। आपको बता दें किससे कितनी वसूली की जाएगी। तो भारत 25% टैरिफ यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया। पाकिस्तान पर 19% का टैरिफ लगाया। जापान पर 15% टैरिफ लगाया। इजराइल की बात करें तो यहां भी 15% के टैरिफ के साथ जनाब आ गए। ब्रिटेन में 10%, इंडोनेशिया में 19%, मलेशिया में 19%, दक्षिण अफ्रीका में 30%, दक्षिण कोरिया में 15%, श्रीलंका में 20%। और इन सब पे सबसे ऊपर जो नाम है वो है भारत का। भारत के ऊपर 25% टैरिफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते हैं कि भारत के लोगों को वहां नौकरी नहीं दी जाए, तो ऐसे में भारत भी अब मुंह तोड़ जवाब देने पर आ गया है। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि वो F-35 ही नहीं, निकट भविष्य में आने वाले समय में अमेरिका से कोई भी बड़ा रक्षा सौदा नहीं करने जा रहा है।
आपको बता दें, भारतीय अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि भारत रक्षा खरीद में हथियारों के संयुक्त विकास, तकनीकी के हस्तांतरण, साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता जैसे शर्तों को प्राथमिकता देता रहेगा। संदेश यहां पर अमेरिका के लिए साफ है। फरवरी 2025 में जब प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, तब इस मुलाकात के एजेंडे में F-35 का जिक्र नहीं था, लेकिन ट्रंप ने फिर भी F-35 का ऑफर दिया था। हालांकि पेशकश के बाद भी भारत ने F-35 खरीदने की डील को कभी आगे नहीं बढ़ाया। साथ ही अमेरिका के F-35 लाइटनिंग विमान की कीमत तकरीबन 963 करोड़ रुपए और इसकी सालाना मेंटेनेंस तकरीबन 57 करोड़ रुपए आंकी जाती। यानी एक F-35 खरीदने का मतलब है पूरे 1000 करोड़ का निवेश करना। अब इन्हीं मुद्दों की वजह से भारतीय सेना ने इन जेट्स पर अब तक ध्यान नहीं दिया। साथ ही हाल ही में ब्रिटिश F-35C ने केरल में आपात लैंडिंग की थी। आपको याद होगा, हमने खबर भी दिखाई, जिसे इसे ठीक करने में ब्रिटेन के पसीने छूट गए। इसके अलावा बुधवार को ही अमेरिका ने कैलिफोर्निया में यूएस नौसेना का F-35 फाइटर जेट क्रैश हो गया था। और ये तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे कि किस तरीके से अमेरिका ने दबाव बनाया, लेकिन भारत देखिए किस तरीके से, अब कूटनीतिक तरीके से अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन होगा। सदन के अंदर और बाहर आज भी हंगामे के जोरदार आसार। मुद्दा है बिहार वोटर वेरिफिकेशन का। देखिए, और इसके लिए पूरा विपक्ष कमर कसकर तैयार है। सुबह 10:30 बजे विपक्षी गठबंधन संसद के बाहर बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन करने वाला है। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के जरिए वोटों की चोरी हो रही है। ये आप नहीं कर पाएंगे, लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं कर पाएंगे। हम पूरा विपक्ष एक साथ एकजुटता के साथ खड़ा है देश के अंदर। लोकतंत्र की रक्षा आखिरी दम तक करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने साफ कहा है कि वोटर लिस्ट से रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का नाम हटाया जाना चाहिए, साथ ही उन्हें देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। बीएलओ इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन के तहत काम शुरू करे। जो होगा इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा। हम लोग का जो काम है आवाज उठाना और बीएलओ को साथ देना, सड़क में रहना, वो काम हम लोग करेगा। बिहार में एसआईआर के पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। पहले चरण में आज बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार से, सीधे उसका रुख करेंगे। बिहार में आज जारी होगा वोटर लिस्ट का संशोधित ड्राफ्ट। आज बिहार में जारी किया जाएगा वोटर लिस्ट का संशोधित ड्राफ्ट। आपको पता है इसके लिए काम किया जा रहा है महीनों तक। आज से 1 सितंबर तक जोड़े जाएंगे। जो नाम छूट गए वो आने वाले 1 सितंबर तक वो नाम जोड़े जाएंगे। 30 सितंबर को जारी होगी मतदाताओं की अंतिम सूची। उसके बाद 30 सितंबर अंतिम तारीख होगी जब इन मतदाताओं की जो अंतिम सूची है वो जारी किया जाएगा। इन सब में बड़ी खबर यहां ये कि बिहार में तकरीबन 65 लाख नाम कट सकते हैं। बहुत बड़ी खबर, जिसमें बिहार के करीब 65 लाख वोटर राज्य से कम हो सकते हैं। हालांकि अभी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के पहले फेज का काम ही पूरा हुआ है। आयोग अब जमा हो चुके गणना फॉर्म के आधार पर आज मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित करेगा। आज ये ड्राफ्ट सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा भी किया जाएगा। राजनीतिक दलों के बीएल इस ड्राफ्ट के आधार पर आज से 1 सितंबर के बीच नाम हटवाने या जुड़वाने के लिए अपने स्तर पर सत्यापन करके मतदाताओं के नाम की सिफारिश कर सकते हैं। जब बिहार में चुनाव है तो उससे पहले वोटर लिस्ट को थॉरोली चेक करने का चुनाव आयोग का निर्णय है, वो बिल्कुल सही है। जिन लोगों की मृत्यु हो गई, क्या उनके नाम नहीं कटने चाहिए? जिन लोगों की वोट डबल है, क्या वो सिंगल नहीं होनी चाहिए? आज प्रकाशित हुई लिस्ट में अगर किसी मतदाता का नाम छूट गया तो मतदाता 1 सितंबर 2025 तक अपना नाम जुड़वा सकता है। चुनाव आयोग बिहार के मतदाताओं के लिए 30 सितंबर को अंतिम लिस्ट प्रकाशित करेगी। और अमृतसर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार पिता पुत्र की मौत की खबर आई है। आपको बता दें कि जालंधर से अमृतसर जा रहे एक टैंकर का टायर फट गया। इसके बाद उसने कार को टक्कर मार दी, उससे 200 मीटर तक घसीटते हुए आगे ले गया। देखिए, और फ्लाईओवर की रेलिंग में ले जाकर दबा दिया। जोरदार टक्कर की वजह से आग लग गई और कार सहित टैंकर धू धू कर जलने लगा। कार में पिता पुत्र सवार थे, दोनों की आग में जलकर मौत हो गई।
दरअसल टायर फटने की वजह से टैंकर अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में जा घुसा और कार को अपनी चपेट में ले लिया। टैंकर कार को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। अगर ब्रिज की रेलिंग सामने नहीं आती तो कार के साथ पेट्रोल टैंकर भी ब्रिज से नीचे गिर जाता, लेकिन रेलिंग ने उन्हें नीचे गिरने नहीं दिया। टक्कर के बाद कार का आधा हिस्सा ब्रिज से लटक गया तो आधा हिस्सा टैंकर और रेलिंग के बीच फंसा रहा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन भीषण आग की वजह से काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग को काबू करने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कार और ट्रक को रास्ते से हटा दिया। और देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्रोन की दहशत फैली है। अब पुलिस ने इस मामले में एक बड़ा खुलासा किया। साजिश ऐसी है जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए, यही वो कबूतर है जो पिछले कई दिनों दहशत बनकर मुजफ्फरनगर के आसमान में उड़ रहे थे। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। आरोपी ग्रामीणों में दहशत का माहौल बनाने के लिए कबूतर में लाल और हरी लाइट लगाकर रात में उड़ाते थे। पुलिस के मुताबिक शोएब और शाकिब नाम के दोनों आरोपी मजाक के लिए इस हरकत को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 कबूतर, 1 पिंजरा और 3 लाल और हरी लाइट बरामद की है। और चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि धर्मांतरण को लेकर के। धर्मांतरण के आरोपी मौलाना छांगुर से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको देते हैं। ईडी के सामने मौलाना छांगुर ने कबूलनामा कर लिया है, अपना जो गुनाह है वो कबूल लिया है। छांगुर ने पाकिस्तान से आर्थिक मदद की बात कबूल ली है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। धर्मांतरण के आरोपी मौलाना छांगुर ने ईडी के सामने मौलाना छांगुर ने कबूलनामा कर लिया है। उसने कबूला है कि हाँ, पाकिस्तान से मौलाना छांगुर आर्थिक मदद लिया करता था और कैसे यहाँ पर वो धर्मांतरण कराता था, लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, ब्रेन वॉश कर। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता विवेक। क्या जानकारी? मौलाना छांगुर ने तो अब कबूल लिया है कि हाँ, वो पाकिस्तान से आर्थिक मदद लेता था और यहाँ पर लोगों के ब्रेन वॉश किया करता था, धर्मांतरण करता था। देखिए, बिल्कुल छांगुर जो है ये ईडी की कस्टडी रिमांड में है और ईडी से पूछताछ कर रही है। कल चौथा दिन था जब इससे पूछताछ हुई, आज 5वां दिन है और आखिरी दिन है आज जब पूछताछ होनी है। और चौथे दिन की पूछताछ में जब तमाम विदेशी जगहों से, तमाम विदेशों से फंडिंग की जो बात है उस पर जब पूछताछ हो रही थी, उस दौरान उसने पाकिस्तान से भी जो फंडिंग की बात है वो उसने कबूल करी। हालांकि उसने ये कहा कि उसको अलग अलग देशों से जो फंडिंग है वो होती थी और उसमें पाकिस्तान से भी जो फंडिंग की बात है वो उसने कबूल करी। हालांकि उसने ये कहा कि ये सारी चीजें उसको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मिलती थी और किसी धार्मिक काम के लिए इस तरीके की चीजें होना उसको, उसने कहा कि ये कोई गलत कृत्य नहीं है। इस तरीके की दावा जो है वो उसने ईडी के अधिकारियों के सामने किया। वहीं दुबई की यात्राओं के बारे में भी उससे जब पूछताछ है वो की गई है और दुबई में कहां पर वो जाता था, अपने किन मददगारों के पास जाता था, इस बारे में भी जो तमाम पूछताछ है वो की गई है। और इसको लेकर के अलग अलग जो पहलू बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे कोई भी जानकारी आपके पास आए तो हमें जरूर बताइएगा। और ये देखिए, मौलाना छांगुर ने गुनाह जो है वो कबूल लिया है। वो कह रहा है कि हाँ, मैं पाकिस्तान से फंडिंग लेता था और सिर्फ धर्मांतरण ही कराता था, ये भारत में और बड़ी साजिश में भी ये संलिप्त था। उसकी जानकारी और उससे पूछताछ लगातार आज भी की जाएगी।